नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी मोदी सरकार को झुकाने के बाद किसानों के अगले कदम की। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को लेकर प्रियंका की मांग की। जानेंगे चीन के कब्जे पर क्या कहा राहुल गांधी ने। राजस्थान में कब हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार। बात करेंगे सिद्धू के करतारपुर साहिब जाने पर मचे बवाल की। आर्यन खान केस में हुए बड़े खुलासे की और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चारधाम यात्रा का हुआ समापन, बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट। अगले 6 महीने तक भगवान बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होगी संपन्न। संसद के मानसून सत्र से पहले दिल्ली आएंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। 22 से 25 नवंबर तक का होगा ममता का दिल्ली दौरा। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ साथ किसान नेताओं से भी कर सकती हैं मुलाकात। महंत नरेंद्र गिरी मामले में सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट में पेश की चार्जशीट। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को बताया आरोपी। कोर्ट अब इस मामले में 25 नवंबर को सुनवाई करेगा। और वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के 4 स्लैब में से एक को हटाने की तैयारी। अब 12, 18 और 28% का रहेगा टैक्स स्लैब। 5% टैक्स स्लैब को किया जाएगा खत्म। दिख सकता है कई सामानों पर असर। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। किसान 1 साल से दिल्ली में धरना दे रहे हैं। इस दौरान एक नारा जो सबसे ज्यादा सुनाई देता था वो था, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अब कानून वापसी का ऐलान पीएम ने कर दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र में ये कानून वापस लिए जाएंगे। लेकिन किसानों को अभी भी पीएम पर पूरा भरोसा नहीं है। साथ ही उनकी दूसरी मांगे भी हैं जिन पर अभी फैसला नहीं हुआ। तो क्या अभी खत्म नहीं होगा किसान आंदोलन? देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 साल पहले लाए तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस ले लिया है। लेकिन किसान संगठन 29 नवंबर को संसद कूच करने पर उतारू हैं। ऐसे में संसद सत्र के दौरान किसानों की ये कोशिश केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा सकती है। इसके लिए दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ाया जा रहा है। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल का कहना है कि प्रदर्शनकारी किसानों की सिर्फ एक मांग पूरी हुई है, यानी तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान हुआ है। इसके अलावा भी हमारी आधा दर्जन बेहद अहम मांगे हैं जिस पर केंद्र सरकार को गौर करना चाहिए। इससे पहले राकेश टिकैत कह चुके हैं कि केंद्र में सत्तासीन बीजेपी सरकार से सिर्फ 3 कृषि कानून ही नहीं बल्कि एमएसपी, प्रदूषण और बिजली बिल जैसे मुद्दों पर भी बात की जानी है। ये भी देखना है कि सरकार किसानों से बात करने आगे आती है या नहीं। बता दें कि कई और मांगों को लेकर किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के विरोध में अपने आंदोलन को रफ्तार देने का फैसला किया है। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आने वाली 29 नवंबर को संसद मार्च का फैसला लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कमेटी की ओर से फैसला लिया गया कि 29 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर 500 किसान ट्रैक्टर समेत संसद भवन के लिए रवाना होंगे। किसानों को जहां रोका जाएगा वे वहीं धरने पर बैठ जाएंगे। इसे लेकर किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल का कहना है कि हम अपने पुराने रुख पर ही कायम हैं। जब तक हमारी सभी बातें नहीं मान ली जाती तब तक दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को देश भर में ऐतिहासिक संघर्ष के 1 साल पूरे होने को बड़े स्तर पर मनाने का फैसला लिया है। दरअसल 26 नवंबर संविधान दिवस भी है। इसी तारीख को भारत का संविधान 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ऐसे में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान से दिल्ली के सभी मोर्चों पर 26 नवंबर को भारी भीड़ जुटाई जाएगी। देखना होगा कि मोदी सरकार बाकी बची मांगों पर अब कब तक फैसला लेती है। पेच अभी भी फंसा हुआ है। किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर कानून की गारंटी अभी भी नहीं मिली। बिजली कानून भी बड़ा मुद्दा है। कानून भी अभी वापस नहीं हुआ, सिर्फ ऐलान ही हुआ है। वैसे कानून वापसी के ऐलान के बाद से विपक्ष सरकार की घेरेबंदी में जोर शोर से जुट गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग सरकार से की है जिनकी जान कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई में चली गई। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी इसे लेकर
लेकर पीएम को एक पत्र लिखा है। कृषि कानूनों पर रार अभी जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक तरफ केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर लखीमपुर खीरी कांड में पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में हैं और मैंने उन्हें पत्र लिखकर लखीमपुर खीरी मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। प्रियंका ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी के पिता के साथ पीएम और योगी मंच साझा कर रहे हैं। आखिर लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा? इससे पहले शुक्रवार को पीएम ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा था। प्रियंका गांधी ने कहा था कि चुनाव में हार दिखने लगी तो इस देश की सच्चाई समझ में आ गई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी। प्रियंका गांधी ने कहा था, चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी कि ये देश किसानों ने बनाया था, ये देश किसानों का है, किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है। 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष। नरेंद्र मोदी जी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला, आपको कोई परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा। आपने खुद आंदोलनजीवी बोला, उन पर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद किसानों को चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे अन्नदाताओं, आपके तप, संघर्ष और बलिदान के दम पर मिली ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाई। मैं आपके इस संघर्ष में 700 से अधिक किसान मजदूर भाई बहनों द्वारा दी गई कुर्बानी के लिए नतमस्तक हूँ। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद कांग्रेस शनिवार को विजय दिवस मना रही है। देश भर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सभाएं और रैली कर रहे हैं। चुनावों में उतरने के लिए 3 कृषि कानूनों का विरोध बीजेपी को हर ओर से रोक रहा था। उनके नेताओं को इलाकों में घुसने नहीं दिया जा रहा था। 3 कृषि कानून रद्द करने की बात कहकर अब बीजेपी खुलकर पिच पर बैटिंग करना चाहती है। इसमें कांग्रेस की फील्डिंग बीजेपी को रन बनाने से किस हद तक रोक पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। किसानों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी और सरकार को झुका दिया। पीएम मोदी ने आखिरकार कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर ही दिया, लेकिन पीएम अपनी और भी गलतियों को स्वीकार करेंगे? क्या भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा जमाया है, पीएम उसे भी स्वीकार करेंगे? ये सवाल बीजेपी के अंदर भी पूछा जा रहा है और बाहर भी। वैसे कृषि कानून की तरह चीन के भारत की जमीन पर कब्जे की बात को भी पीएम अब तक खारिज ही करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन पहले 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले के बाद चुटकी लेते हुए राहुल गांधी ने आज शनिवार को कहा कि अब चीनी कब्जे का सत्य भी मान लेना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री से मांग की है कि अब चीनी कब्जे का सत्य भी मान लेना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी ने 2 अक्टूबर को ट्वीट करते हुए लिखा था, चीन प्लस पाकिस्तान प्लस मिस्टर 56 इंच = भारत भूमि पर बढ़ता चीनी कब्जा। भारत चीन के बीच पिछले 1 साल से भी लंबे वक्त से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर विवाद जारी है। दोनों ही पक्ष सीमा पर तनाव को कम करने के लिए कई दौर की बातचीत भी कर चुके हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच हॉट स्प्रिंग फ्रिक्शन को लेकर अभी भी कोई समाधान नहीं निकल सका है। राहुल गांधी ने इसके बाद 30 अक्टूबर को अपने गोवा दौरे के दौरान राजधानी पणजी में भी भारतीय सीमा पर चीनी कब्जे की बात कही थी। पणजी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, चीन हमारे देश में घुसपैठ कर रहा है। लगभग दिल्ली जितने क्षेत्र को उसने अपने कब्जे में रखा है। वे आज भारतीय क्षेत्र में बैठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी ने कोई भी क्षेत्र नहीं लिया। चीन के मसले पर सवाल सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं पूछ रहे, बल्कि खुद भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा है। स्वामी ने लिखा कि क्या मोदी अब ये भी कबूलेंगे कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, और क्या मोदी और उनकी सरकार चीन के कब्जे से 1-1 इंच जमीन वापस लेने का प्रयास करेंगे? हालांकि सोशल मीडिया पर भी लोग इस तरह के कई सवाल मोदी सरकार से पूछ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वोट बैंक के दबाव में ही मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया, और चीन जैसे मामले में सरकार पर कोई दबाव नहीं है। ऐसे में कोई भी बड़ा कदम चीन के खिलाफ उठाना अभी तो दूर की कौड़ी ही लगता है।
एलएसी पर चीन के कब्जे की बात तो खैर सरकार मानेगी नहीं, क्योंकि सरकार पर इसके लिए जनता का ऐसा कोई दबाव नहीं है जैसा कृषि कानूनों को लेकर था। वैसे इस समय दबाव में गहलोत सरकार के मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार होना है और इससे पहले राजस्थान में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। तो किस किस मंत्री ने दिया इस्तीफा और किसे मिल सकता है मंत्री पद, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार? क्या नए चेहरों को मिलेगी जगह? क्या पुराने चेहरे होंगे बाहर? लंबे वक्त से राजस्थान की राजनीति में इन सवालों की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। मगर अब मंत्रियों के त्यागपत्र से इस बात की ओर इशारा हो रहा है कि कैबिनेट विस्तार के साथ बदलाव भी देखने को मिलेगा। दरअसल राजस्थान की अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के 3 मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा और हरीश चौधरी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीनों मंत्रियों के त्यागपत्र स्वीकार कर लिए। मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले राजस्थान के मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि एक पद एक व्यक्ति की पार्टी परंपरा और अनुशासन का ख्याल रखते हैं। हम लोगों ने इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया है। इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था कि उन्होंने नाराजगी में इस्तीफा दिया है। डोटासरा ने कहा था कि वो नाराज नहीं हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ करने के लिए इस्तीफा दिया है। डोटासरा ने गुटबाजी को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाएंगी। डोटासरा के इस बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि कैबिनेट में नए चेहरों को जगह मिलेगी। इन सब के बीच अजय माकन और अशोक गहलोत की बैठक भी हुई। राजस्थान कांग्रेस के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कल शाम 4 बजे राजस्थान मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो सकता है। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल में किसे मिलेगी एंट्री और किसकी होगी एग्जिट। 1 साल से ज्यादा समय से गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार को रोके हुए थे। इसके पीछे कारण कई थे, कभी चुनाव तो कभी कोरोना महामारी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गहलोत और पायलट के बीच की दूरी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी कब खत्म होगी? दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो, इसकी मांग पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी की है। सिद्धू करतारपुर साहिब जो पाकिस्तान में है वहां गए थे, लेकिन पाकिस्तान में सिद्धू का एक बयान ऐसा आया जिसने देश की राजनीति में उबाल ला दिया है। करतारपुर साहिब की यात्रा पर पाकिस्तान गए नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी पर सियासत शुरू हो गई है। सिद्धू ने कहा कि इमरान मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। भारत पाकिस्तान की संस्कृति एक जैसी है। सिद्धू ने भारत पाकिस्तान की सरकारों से अपील करते हुए कहा कि मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप पंजाब की जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें व्यापार के लिए सीमाएं खोलनी चाहिए। हम मुद्रा पोर्ट से क्यों जाएं 2100 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए? यहाँ से क्यों नहीं, जबकि यहाँ से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 21 किलोमीटर है। सिद्धू के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सिद्धू ने एक बार फिर से अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाया है। वे हमेशा पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। पात्रा ने कहा कि ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और राहुल गांधी की शय पर ही ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि सिद्धू ने पाक पीएम इमरान खान को पहले ही अपना दोस्त बताया है। इमरान खान ने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो सिद्धू को भी न्योता भेजा था और सिद्धू शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए थे। इसी दौरान उन्होंने करतारपुर का मुद्दा उठाया था और फिर दोनों देशों की सहमति से करतारपुर कॉरिडोर तैयार किया गया। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान हमेशा सिद्धू को क्रेडिट देता है। हाल ही में कॉरिडोर खुला तो पाक सरकार की वेबसाइट पर कहा गया कि सिद्धू ने ही पाक पीएम इमरान खान को कॉरिडोर खोलने का आइडिया दिया था, जिसके बाद ये संभव हो सका। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान में सिद्धू का स्वागत हुआ, उससे कांग्रेस के पाक से रिश्ते जग जाहिर हो रहे हैं कि पाकिस्तान से उनकी इतनी नजदीकियां क्यों है। अपने बयान पर उठते सवालों को लेकर सिद्धू की सफाई भी अब आ चुकी है। सिद्धू ने कहा कि बात का बतंगड़ कोई भी बना सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो भी आरोप लगाना चाहे लगा ले। मेरी ना तो कोई दुकान है और ना ही रेत की खान, मेरा कुछ भी नहीं है। सिद्धू के बयान के बाद बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। अब सिद्धू भले ही दावा कर रहे हों कि जिसे जो कहना है वो कहे, लेकिन जब वक्त चुनावों का है तो बहुत सी बातें कहने से नुकसान भी हो जाता है और कई बार कुछ ना कहने और करने से भी नुकसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ आर्यन मामले में हुआ। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सिर्फ क्रूज पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन इसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये बात उनकी जमानत ऑर्डर में साफ कही गई है। बॉलीवुड अभिनेता
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत तो मिल गई है, लेकिन उन्हें ड्रग्स मामले में अभी तक बरी नहीं किया गया। एनसीबी की ओर से उन पर कई आरोप लगाए गए, लेकिन जब मामला कोर्ट के सामने पहुंचा तो एनसीबी की ओर से कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। सिर्फ यही दावा किया जाता रहा कि आर्यन के तार ड्रग्स तस्करी के गिरोह से जुड़े हैं, इसलिए उसे जमानत न दी जाए। लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने आर्यन की गिरफ्तारी के 26 दिन बाद 28 नवंबर को उसे जमानत दे दी है। आर्यन खान को मिली जमानत का पूरा बेल ऑर्डर 20 नवंबर को रिलीज कर दिया गया है। 28 अक्टूबर को दिए गए इस बेल ऑर्डर में मुंबई हाईकोर्ट ने माना है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा के बीच ड्रग्स से जुड़े मामले में कोई सबूत पेश नहीं किए गए। 14 पेज के ऑर्डर में कोर्ट ने कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा नहीं लगता कि आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी के पास कोई ठोस सबूत है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आरोपी क्रूज पर मौजूद थे, आरोपी के खिलाफ धारा 29 के अपराध को लागू करने का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट के लिए ये जरूरी है कि वो ये देखे कि सबूत के रूप में बुनियादी सामग्री की उपस्थिति होनी चाहिए, जिससे ये साबित हो सके कि कोई साजिश की गई है। बता दें कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई थी। उस समय हाईकोर्ट ने एक छोटा ऑर्डर सुनाया था, जबकि कारणों को बताते हुए स्पीकिंग ऑर्डर आज जारी किया गया है। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आज पब्लिश किए गए आदेश में कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला, जबकि मर्चेंट और धमीजा से बरामद की गई ड्रग्स की मात्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध मानने के लिए छोटी मात्रा थी। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी दोहराया है कि आर्यन खान के एनसीबी को दिए गए बयान का कोई महत्व नहीं होगा, जैसा कि टोफन सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इससे साफ है कि नवाब मलिक ने जो कुछ आरोप वसूली गैंग को लेकर लगाए हैं, उनमें कुछ तो सच्चाई है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। महंगाई को लेकर देशवासी परेशान हैं। खाने पीने से लेकर जरूरत की हर चीज महंगी होती जा रही है और अब आपके पहनने के कपड़े और जूते भी महंगे होने वाले हैं। जी हाँ, महंगाई के जमाने में अब फैशन करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार के एक फैसले से ये बदलाव होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये महंगे दाम कब से लागू होंगे और दामों में कितना इजाफा होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, खाने का तेल सब महंगे हो रहे हैं। महंगाई की ये मार अब फैशन इंडस्ट्री पर भी पड़ने वाली है। अगले साल 1 जनवरी से कपड़े और जूते महंगे होने वाले हैं। इसकी वजह है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अलग अलग तरह के कपड़े, रेडीमेड ड्रेसेस और जूतों के लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दर को 12% कर दिया है। पहले ये दर 5% थी। नई जीएसटी दर 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। हालांकि कुछ सिंथेटिक फाइबर और यार्न के लिए जीएसटी दरों को 18% से घटाकर 12% किया गया है। इस कदम के पीछे मकसद पूरे कपड़ा क्षेत्र के लिए दरों में समानता लाना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण पैदा हुई समस्याओं को दूर करना है। जीएसटी परिषद ने सितंबर की बैठक में फुटवेयर और कपड़ों पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने का फैसला लिया था। अगले साल से किसी भी रेंज के कपड़े पर जीएसटी दर 12% होगी। अब तक 1000 रुपए प्रति पीस तक के सेलिंग प्राइस पर 5% टैक्स लगता था। इसी तरह फुटवेयर के मामले में भी जीएसटी की दर अगले साल से बढ़कर 12% कर दी जाएगी। फिलहाल 1000 रुपए प्रति जोड़ी तक के सेलिंग प्राइस पर 5% जीएसटी लगता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दरों में बदलाव से कारोबार में तो आसानी होगी ही, लेकिन जनता को इसकी कीमत अधिक पैसा खर्च कर चुकानी होगी। ये भी जानना जरूरी है कि किस तरह के टेक्सटाइल पर 12% जीएसटी लगेगा। इसमें शामिल है बुने हुए कपड़े, मानव निर्मित फिलामेंट्स के सिलाई धागे, सूतली के नुकीले जाल, रस्सी या मछली पकड़ने के जाल से बनी रस्सी, टेक्सटाइल मटेरियल के बने, पाइल फैब्रिक्स के बने, टेरी फैब्रिक्स के बने बुने हुए या क्रोकेटेड अन्य तरह के जाल। अब देखना होगा नोटबंदी और लॉकडाउन के बाद कपड़ा जगत में ये बदलाव कितना असर दिखाता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।